लोग देख रहे हैं यहाँ से घुमा हुआ है इस तरह का गोल आकार का जो आकृति होता है। क्या होता है ये, क्या होता है साइड में जो होता है नर का क्या होता है, क्या हो जाएगा लोग जमाने पे दिल दिया करते हैं, लोग हो जाएगा लेप्टोटीन, क्या हो जाएगा लोग हो जाएगा लेप्टोटीन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एसआर के साइंस में। तो आज हम उन मोस्ट पॉपुलर 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार क्या करता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं चूँकि आप लोग का समय बहुत ही कम है और आप लोगों को तैयारी भी अच्छा से नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बिंदास रहिए। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप लोग पक्का है कि अच्छा नंबर मार्क्स उठा पाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लॉन्ग भी क्वेश्चन है और शॉर्ट भी क्वेश्चन है, तो इनमें दोनों में आप लोगों को सभी को देख लेना है। ठीक है, जैसा होगा जिस तरह से मार्क्स में दिया जाएगा मैं बोल दूंगा और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम स्क्रीनशॉट लेने का समय दे देंगे या आप लोग स्किप मत कीजिए, आप लोग देखते ही जाइए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहला क्वेश्चन है आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, यानी आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या करता है, अंतर पूछा जाता है। ठीक है, जो एक ही क्वेश्चन को लाए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, किससे, जीवों में जनन, यानी चैप्टर 1 से 12 का है बायोलॉजी का, जो जीवों में जनन है। ठीक है, तो आलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो फर्स्ट अंतर को हम लोग पढ़ते हैं कि आलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, आलैंगिक जनन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर में है कि इनमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जनक की यानी एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, ताकि इसमें क्या हो जाता है, अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है लैंगिक जनन में, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक से अधिक यानी 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है। किसमें, लैंगिक जनन का और अलैंगिक जनन का। पहला अंतर को हम लोग पढ़ लिए हैं। चूँकि ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो हम 5 गो अंतर को लेकर आए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, एक तरफ से देखिए और पूरा अच्छा से वीडियो को देखते जाइए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरा नंबर में है कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, नहीं होती। किसमें, आलैंगिक जनन में। दूसरा नंबर में है इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक नहीं बनते हैं। और तीसरा नंबर अंतर में है, इसमें युग्मक बनते हैं। किसमें, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं। फोर्थ नंबर देखा जाए तो इस विधि में प्राप्त संतान आनुवंशिक रूप से एक ही जैसा होता है। जैसे कि देखिए, आप लोग जानते होंगे कि आलैंगिक जनन यानी पेड़ पौधा में क्या होता है, मान लीजिए एक शीशम का पेड़ है या तो एक नीम का पेड़ है, अगर उसके बगल में क्या होता है, एक बीज गिरता है या तो किसी तरह से फर्टिलाइजेशन होके नीम का पेड़ रहेगा तो नीम का ही क्या होता है, पौधा निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही विधि से, मतलब इस विधि में प्राप्त संतान आनुवंशिक रूप से क्या होता है, एक ही जैसा होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इस विधि में प्राप्त संतान आनुवंशिक रूप से एक जैसा नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ही जाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें विभिन्नता दिखाई नहीं देती है और इसमें क्या हो जाता है, इसमें विभिन्नताएं दिखाई देती है। किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, अलैंगिक का 5 को हम लोग सॉल्व कर ले। फर्स्ट में है इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें युग्मक बनते हैं। इसमें इस विधि में प्राप्त संतान आनुवंशिक रूप से क्या होता है, एक ही जैसा होता है। इस विधि में प्राप्त संतान आनुवंशिक रूप से क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें विभिन्नता नहीं दिखाई देती है, इसमें विभिन्नता दिखाई
देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है जो कि परागन है यानी पॉलिनेशन। बहुत ही क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के लिए, खास करके 12th बोर्ड वाले के लिए। जो परागन क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्या होता है परागन, इसका क्या पूछ सकता है, इसे पूछ सकता है कि परागन किसे कहते हैं, या परागन के डिफिनेशन परिभाषित करे परागन को, ठीक है, या तो इसके एग्जाम्पल को, या तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए परागन जो होता है, परागन यह एक ऐसी विधि होता है, क्या होता है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें परागकण परागकण अब परागकण को समझते हैं। देखिए परागकण क्या होता है, परागकण होता है यानी फूल का क्या होता है नर पार्ट होता है, क्या होता है नर का गैमिट होता है, यानी क्या होता है परागन होता है, परागकण होता है फूल का, ठीक है। तो क्या होता है परागकण का स्थानांतरण मादा के वर्तिका अग्र पर किसी माध्यम के द्वारा क्या होता है इस होता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं परागकण कहते हैं। देखिए यह एक ऐसी विधि है जिसमें परागकण का स्थानांतरण मादा के वर्तिका अग्र पर किसी माध्यम के द्वारा होता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं परागकण कहते हैं, ठीक है, परागन कहते हैं, क्या कहते हैं परागन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझ गए आप लोग, अगर पूछेगा परिभाषित करें या तो परिभाषा को लिखे, तो और क्या करता है कि इसका जो परागकण का प्रकार होता है, ठीक है, वायु परागन यानी दे दिए हम, ठीक है। तो इनमें से पूछा जाता है कि कीट परागन किसे कहते हैं, पक्षी परागन किसे कहते हैं, या तो इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, तो जल परागन किसे कहते हैं। तो आप लोग समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परागन क्या हुआ किसी भी माध्यम, और यहाँ पे पूछ दे रहा है कि वायु परागन, तो क्या हो जाएगा परागन याद रहेगा तभी ना आप लिख पाइएगा कि वायु परागन किसे कहते हैं, कीट परागन कहते हैं किसे। तो देखिए वायु परागन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है परागकण का स्थानांतरण मादा के वर्तिका अग्र पर, यहाँ पे क्या होता है किसी माध्यम लिखा हुआ ना, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा वायु माध्यम के द्वारा होता है, तो क्या बोले देंगे हम लोग वायु परागन, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कीट परागन किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यह एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है परागकण का स्थानांतरण किसी भी माध्यम के जगह से लिख देना है, कीट के माध्यम द्वारा क्या होता है वर्तिका अग्र में स्थानांतरण होता है, किसमें परागकण का स्थानांतरण वर्तिका अग्र पर होता है, ठीक है, किस माध्यम से, कीट माध्यम से। इसमें क्या है पक्षी माध्यम यहाँ क्या हो जाएगा पक्षी माध्यम से, जल के माध्यम द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आप लोग देखिए इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगा है भाई, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुभुर्णता, यानी बहुभुर्णता क्या हो जाएगा, बहुभुर्णता भी बहुत क्या होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है बहुभुर्णता यानी बीज में एक से अधिक भुर्णों के उत्पन्न होने को बहुभुर्णता कहते हैं, क्या कहते हैं बीज। देखिए बहुभुर्णता किसका क्या होता है, फ्लावर का पार्ट होता है, क्या होता है फ्लावर का पार्ट होता है, जो बीज में मुख्यतः क्या होता है बीज में बीज बनते हैं, यानी भ्रूण बनते हैं, तभी क्या होता है बीज बनते हैं। देखिए बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभुर्णता कहते हैं, क्या कहते हैं बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को क्या कहते हैं बहुभुर्णता कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है दोहरा निषेचन, या इसे क्या बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन, जो कि बहुत क्या होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, या तो पूछा जाता है इंग्लिश में क्या बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा द्विनिषेचन, जब एक नर युग्मक क्या होता है, जब एक नर युग्मक मादा अंड कोशिका के साथ निषेचन क्या करता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करता है, जब एक नर युग्मक मादा के अंड कोशिकीय के साथ क्या होता है मादा के अंडा के साथ और नर के क्या होता है नर युग्मक
क्या होता है नर युग्मक और क्या होता है मादा के अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है। ठीक है, तो इसे क्या देखिए ये जो है बेसिकली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यह जो चैप्टर है दूसरा नंबर चैप्टर से लिया गया है। इन सारा क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर सेकंड है किसका 12th का बायोलॉजी का सेकंड नंबर चैप्टर का है। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए, आप लोग स्किप मत कीजिए, आप लोगों से अनुरोध है। ठीक है, आप लोग एक तरफ से देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए, ताकि हम जो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लाए हैं एक तरफ से। ठीक है, तो क्या करना है इसका फ़ायदा करना है, क्या फ़ायदा उठाना, 25 क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, हो सकता है वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को लगभग दिया जाएगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी का यानी 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर से लिया गया है, 25 क्वेश्चन को उठाया गया है, जो मोस्ट पॉपुलर वीवीआई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में जो बिहार बोर्ड में क्या करता है लगभग पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोहरा निषेचन की बात कर रहे थे हम लोग। दोहरा निषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जब एक नर युग्मक मादा अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है, क्या करता है जब एक नर युग्मक मादा अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है तो इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तथा एक नर युग्मक पुनः द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करता है तो इन दोनों निषेचन को क्या कहते हैं, देखिए 2 बार निषेचन होता है। क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग अगर बेसिक से अगर जानना चाहते हैं कि द्विनिषेचन क्या होता है, इसको और डिटेल से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आप लोग देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को डिटेल से। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, वीवीआई मारा हुआ है 1051, यानी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉपी में मेरा दिया हुआ है, ऐसे हम लोग पढ़े थे जब। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को बोले कि डिटेल से अगर आपको चाहिए तो चिंता मत कीजिए, हम डिटेल से भी बता देंगे। ठीक है, तो मेरा कॉपी में क्या हुआ है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, देखते जाइए वीडियो को। तो क्या है, इस विधि में जब पराग नालिका माइक्रोपाइल छोर से प्रवेश करती है तो पराग नालिका में मौजूद कायिक कोशिका नष्ट हो जाता है और जो नर युग्मक स्थिर रहते हैं भ्रूण कोश के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n का निर्माण करती है। फिर दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन कर ट्रिप्लाइट जैसी रचना बनाती है। क्या करता है, ट्रिप्लाइट जैसी क्या करता है रचना बनाती है जिसे प्राइमरी इंडोस्पर्म यानी न्यूक्लियस PEN कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इन सभी संलयन की घटनाओं तृतीय संलयन या ट्रिपल फिजन कहते हैं। इन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं, ट्रिपल फिजन कहते हैं। ठीक है, जब एक नर युग्मक मादा, देखिए हम लाए थे आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, यहाँ से बताए हैं। ठीक है, जो मेन इसका क्या है मेन पार्ट है, जो मेन पार्ट क्या है, जब एक नर युग्मक मादा अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है। ठीक है, क्या करता है फर्टिलाइजेशन करता है तो इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तथा एक नर युग्मक पुनः द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या करता है संलयन करता है तो इन दोनों निषेचन को क्या कहते हैं द्वितीय निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए आप लोग अगर चाहिए तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंडोस्पर्म का, यानी सेकेंडरी डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ एक क्या है निषेचन होता है संलयन होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा।
ठीक है, कैसे, इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब कै नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन में है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस किसे कहते हैं? एमनियोसिंथेसिस जो होता है चैप्टर नंबर इससे लिया गया है। ठीक है, अनंत स्वास्थ्य चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से क्या किया गया है, लिया गया है एमनियोसिंथेसिस। यानी देखिए एमनियोसिंथेसिस ये भी बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं क्या है एमनियोसिंथेसिस। तो देखिए यह एक ऐसी विधि है जिसमें मादा के गर्भाशय में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, जिसमें भ्रूण का हेल्थ नर्ग यानी क्या कहा जाता है, नर्ग या आनुवांशिक बीमारियों को निर्धारित किया जाता है। यानी निर्धारित करने में क्या होता है, मददगार होता है, निर्धारित किया जाता है। तो ऐसी विधि को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, और एक बार देखिए क्या बोल रहा है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें मादा के गर्भाशय, मादा के क्या होता है, गर्भाशय से क्या करता है, गर्भाशय में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। क्या कर जाता है, निकाला जाता है, जिसमें भ्रूण का हेल्थ नर्ग या आनुवांशिक बीमारी को निर्धारित किया जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिक यानी दादा परदादा से जो चले आ रहे हैं बीमारी, उसी को क्या कहते हैं, आनुवांशिक यानी जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या होता है, देखिए ये दोनों क्या क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो क्या होता है, इनमें से भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो लाए हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो होता है जैसे कि ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्यूबेक्टोमी का मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, महिला नसबंदी। क्या होता है, महिला नसबंदी। और वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, पुरुष नसबंदी। क्या हो जाता है, पुरुष नसबंदी। ठीक है, वेसेक्टोमी जो होता है, वेसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी क्या होता है, देखिए इस विधि में क्या होता है, मेल के वॉश डिफरेंस को काटा जाता है और उसे बांध दिया जाता है, जिसमें स्पर्म पेनिस से बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण मादा गर्भ होने से क्या हो जाता है, बच जाता है, रुक जाता है। देखिए सबसे पहले अच्छा से समझिए, इसको समझिए अच्छा से, क्या है वेसेक्टोमी जो होता है, क्या होता है, पुरुष नसबंदी। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में क्या किया जाता है, जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या जो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, उसे रोकने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या किया गया है आजकल, क्या सरकार तरफ से क्या चलता है, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, आजकल मेडिकल सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, नसबंदी। यानी सुनते होंगे आप लोग गांव घर में कि नसबंदी, उसमें वो नसबंदी कर लिया, क्या कर लिया, फन्ना छिन्ना। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो आज आप लोग अच्छा से समझ जाइए कि नसबंदी क्या होता है, यानी वेसेक्टोमी क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्लास 12 में भी क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए वेसेक्टोमी क्या होता है, इस विधि में क्या किया जाता है, मेल के जो वॉश डिफरेंस होता है, क्या होता है, मेल के जो वॉश डिफरेंस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। यानी काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या है, ये पेनिस हो गया। ठीक है, इस तरह से पेनिस के नस जो होता है, वॉश डिफरेंस बोला जाता है इसको। इस नस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है मेडिकल सर्जरी के द्वारा, जो काफ़ी क्या है, बोला जाए तो घातक ही नहीं होता है, काफ़ी क्या होता है, एक तरह से ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसमें जो नस वाला रहता है, ठीक है, यहाँ हो गया टेस्टिस, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ये क्या हो गया, इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्टिस। ठीक है, जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, यानी क्या, शुक्राणु बनता है। ठीक है, टेस्टिस से यहाँ से जाएगा, यहाँ पेनिस हुआ, पेनिस से फिर क्या आ जाता है, मादा के क्या हो जाता है, यूनि में जाता है। क्या होता है, यूनि में जाता है, जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है,
तो योनि में जब निषेचन होने का टाइम रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इस यानी क्या किया जाता है, पेनिस से बाहर जाता है क्या, स्पर्म बाहर जाता है, तो तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, जब तब जाके क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन इसमें आप लोग समझ जाइए कि निषेचन इसमें अगर स्पर्म ही नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल का क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा यानी देखिए इसमें स्पर्म ही नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुष का क्या हो जाएगा, इसमें शुक्राणु ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निषेचन ही नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, महिला गर्भवती से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी बच सकता है। तो क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, इस तरह से नस को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, इस तरह से क्या किया जाता है, नस को बांध दिया जाता है, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस और इसके बीच किसके वॉश डिफरेंस जो नस होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी का फिगर हो गया। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इधर देखिए, इधर जो है, इधर क्या है कि ट्यूबेक्टोमी क्या हो जाएगा एंड वेसेक्टोमी आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि वेसेक्टोमी क्या होता है। क्या होता है कि इस विधि में मेल के वॉश डिफरेंस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और स्पर्म, जिससे क्या होता है, स्पर्म पेनिस से बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्भ होने से महिला क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी रुक जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वॉश डिफरेंस वेसेक्टोमी समझ गया आप लोग, उम्मीद है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये भी क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, इस तरह से पूछा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी को दर्शाएं या परिभाषित करें, ये दोनों क्या है, या तो एक ही को पूछा जाएगा, तो ठीक है। तो आप लोग समझते जाइए कि ट्यूबेक्टोमी अब क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी यानी क्या, समझ लीजिए कि क्या हो जाता है, महिला नसबंदी। पहले ही समझ जाते होंगे कि नसबंदी का मतलब क्या होता है, मतलब क्या किया जाता है, स्पर्म जहाँ से आता है पेनिस से, यानी पेनिस का हो जाएगा, मेल का पेनिस से आएगा, ठीक है, यानी विर्स यानी टेस्टिस से होते हुए क्या आता है, पेनिस तक पहुँचता है, क्या शुक्राणु यानी स्पर्म पहुंचता है, तो क्या किया जाता है, उसको नस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, काट के मतलब बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्या होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, यानी इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, यानी नसबंदी किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके, पुरुष का पढ़ चुके, यानी पुरुष नसबंदी क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी को समझते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है या क्या होता है, यह होता है महिला नसबंदी, क्या होता है, महिला नसबंदी। तो इस विधि में मेल के यानी फीमेल के इस विधि में फीमेल के अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है, और इसे बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु निषेचन साइड तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, आ पाता है, और गर्भधारण करने से बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसी विधि को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, यानी क्या हो जाएगा, यानी महिला नसबंदी, क्या हो जाएगा, महिला नसबंदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी। आप लोग समझ सकते हैं, फिगर मेरा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो देखिए हम जैसे मन तैसे बनाए हैं, सिर्फ ऐसे ही आप लोग अगर कमेंट कीजिए, आप लोगों को अगर चाहिए डिटेल से पूरा एकदम बोर्ड में, ठीक है, तो बोर्ड में हम बताएंगे कि एक एक बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ से क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया यूनि हो गया, यूटेरस हो गया, फीमेल का क्या हो गया, यूटेरस हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या जाता है, यहाँ हो गया, ये सब क्या हो गया, अंडाणु हो गया, ठीक है, अंडाणु यानी जिसमें अंडा यहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे, यानी ठीक है। तो ये क्या किया जाता है कि इसको काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, मेल के शुक्राणु यानी स्पर्म और फीमेल के क्या
फीमेल के अंडाणु से क्या हो जाता है, निषेचन नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। समझ गए आप लोग ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ठीक है। तो इस विधि में फीमेल के अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है और इसे बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु निषेचन साइड तक क्या होता है, नहीं पहुंच तक नहीं आ पाता है और गर्भधारण करने से क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को और इस तरह का वीडियो देखने के लिए, और शेयर भी कीजिए ताकि आप लोगों को दोस्तों का भी बहुत ही क्या हो, मददगार हो, ठीक है। तो इतना जो कितना नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। कितना नंबर सॉल्व कर लिया हम लोग, 6 नंबर तक देख लिए, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जानकारी पूरा लेते ही जाइए, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, अभी 7 नंबर क्वेश्चन में है एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड यानी क्या हो जाता है, एल्बुमिनस सीड। देखिए एल्बुमिनस सीड क्या होता है, ऐसा बीज जिसमें क्या होता है, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म उपस्थित होते हैं, ऐसे बीज को क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म यानी क्या होता है, भ्रूणपोष, क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म क्या होता है, उपस्थित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। एंड नॉन एल्बुमिनस जैसे कि क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, धान हो जाएगा, etc। और ऐसे बीज जिसमें एंडोस्पर्म अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, क्या कह देंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड कह देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मटर, मूंगफली, क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th हो गया, 7th के बाद 8 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है अपोमिक्सिस। क्या होता है अपोमिक्सिस, क्या होता है, अपोमिक्सिस जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण अपोमिक्सिस कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अपोमिक्सिस क्या होता है, इसे परिभाषित करें, इसे या क्या होता है, यह इसकी विशेषता बताएं, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो इस तरह से अगर पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि पूछेगा, अगर तो क्या पूछेगा कि 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, कभी पूछ सकता है तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि अपोमिक्सिस यानी अपोमिक्सिस क्या होता है, अपोमिक्सिस समझ जाइए कि बिना फर्टिलाइजेशन यानी बिना निषेचन के एम्ब्रियो क्या होता है। अपोमिक्सिस जो घटना होती है इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, फ्लावर में होता है, किस में होता है, फ्लावर में होता है, ठीक है। तो अपोमिक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण अपोमिक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है, अपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, मतलब इसी में आ जाएगा असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ये क्या होता है, असेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है, क्या होता है, असेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी नो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, निषेचन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर में है 9th नंबर क्वेश्चन में है कि नर एवं मादा जनन तंत्र क्या होता है, नर एवं मादा जनन तंत्र। नर एवं मादा जनन तंत्र जो होता है, क्या होता है, नर और मादा जनन तंत्र, इनमें जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, नर एवं मादा जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए नर का अलग से भी पूछ सकता है या तो मादा का, ज़्यादातर किस में पूछा जाता है, मादा का पूछा जाता है, ठीक है। तो नर का भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों को देख लीजिए, नर और क्या, मादा, नर एवं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो देखते हैं नर और मादा जनन तंत्र। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, नर जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए नर जनन तंत्र आप लोगों के सामने है, ठीक है। इस तरह से फिगर बहुत ही सुंदर से बना देना है। किस तरह से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से पूरा फिगर बना हुआ है। इनमें क्या होता है, टेस्टिस आता है, नर जनन तंत्र में क्या आता है, पेनिस आता है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से घुमा हुआ है इस तरह का गोल आकार का जो आकृति होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, साइड में जो होता है नर का क्या होता है, टेस्टिस जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है वृषण यानी क्या होता है, शुक्राणु बनता है। कहाँ पे बनता है तो पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कहाँ पे बनता है तो टेस्टिस में बनता है। किसमें, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक भाग होता है छोटी आकार का, इसे क्या कहते हैं, वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवृषण। देखिए वॉस डिफरेंस यानी शुक्र वाहक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, शुक्र वाहक होता है, ठीक है। बहुत पार्ट होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आप लोगों को अगर चाहिए कि इसका एक पूरा डिटेल से एक पूरा वीडियो बनाया जाए बोर्ड में, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा। सबसे ऊपर में जो रहता है क्या होता है, मूत्राशय हो गया। इसमें क्या हो गया, टेस्टिस रह गया, पेनिस यानी शिश्न छिद्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक सुंदर सा फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, नर जन। तो देखिए अगर पूछेगा उसका डिफिनेशन अच्छा से विस्तार से बताएं, ठीक है, तो क्या लिख दीजिएगा, जैसे पेनिस है, पेनिस नर का मैथुन अंग है, ठीक है। लिख दीजिएगा पेनिस क्या है, नर का मैथुन अंग है, ठीक है। नर का मैथुन अंग है और इसे द्वितीय जनन अंग भी कहा जाता है। देखिए द्वितीय जनन अंग क्या होता है, इसको विस्तार से जानेंगे हम लोग। क्या होता है द्वितीय, यानी जिसमें क्या होता है जनन, जिसमें क्या होता है यानी शुक्राणु उत्पन्न होता है, या तो जिसके द्वारा क्या होता है शुक्राणु उत्पन्न होता है। अगर मेल में बोला जाए तो टेस्टिस हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा यानी पेनिस हो जाएगा, ठीक है, यानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसी को विस्तार से लिख दीजिएगा पेनिस के बारे में। जो शुक्राणुओं को मादा के योनि तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। पेनिस नर के दो टांगों के बीच में एक लंबा आकार का होता है जिसे पेनिस कहते हैं, ठीक है। ठीक ऊपर हिस्सा तथा उसके अग्रभाग एक पतला त्वचा पाया जाता है जिसे क्या जाता है, फोर्स स्किन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, पेनिस के बारे में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ग्रंथि यानी प्रोटेस्टेड ग्लैंड को लिख दीजिएगा। यह नर में एक की संख्या में मौजूद रहता है जो मूत्राशय के ठीक नीचे उपस्थित होता है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों का लिखा ही होगा, तो सिर्फ हम डिटेल से बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ताकि उसमें एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, ठीक है, जो कॉपी चेक करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि समझे कि अच्छा से लिखा है और क्या है, नॉलेज अच्छा है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्या, नर का तो देख लिए, नर जनन तंत्र को देख लिए। अब देखेंगे किसका, मादा का, यानी मादा का ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। मादा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ठीक क्या देखेंगे, अब हम लोग देख लेंगे मादा का। तो देखिए मादा जनन अंग को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक सुंदर सा फिगर बना लेंगे। उसके बाद क्या, ये हो गया, ये गर्भाशय हो गया, यूटेरस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भेजेना हो गया, ये अंडा से हो गया, ठीक है। इस तरह से नाम भी दर्शा देंगे, क्या करेंगे, नाम भी दर्शा देंगे। और देखिए किस तरह से क्या होता है, मादा जनन अंग तंत्र होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह जो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह का होता है, ठीक है। मेरा तो उतना अच्छा नहीं है, सॉरी के लिए, ठीक है। आप लोग जितना बेहतर होगा उतना अच्छा से क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ताकि आपको क्या करेगा, आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देगा, ठीक है। बेटर यानी अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, आपको चेक करेगा कॉपी, तो ठीक है। तो उसके बाद फिर लिख दीजिएगा उसका अच्छा से भेजना, यानी जो भेजना होता है, ठीक है। फीमेल का क्या हो गया, मादा जनन अंग में फीमेल का आ गया, ठीक है। उसका फिगर बना देंगे एक सुंदर
सा किस तरह से, इस तरह से फिगर बना देंगे। इस तरह से आप लोग इससे अच्छा से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करके बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि ये हो गया, देखिए आप लोग इधर जो देख पा रहे हैं इधर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसी को क्या करते थे हम लोग, क्या करते हैं ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, यानी इसको मेडिकल सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, नसबंदी कर दिया जाता है, इसी को काट के फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो क्या अब इसका अगर विस्तार से पूछेगा कि वेजाइना को दर्शाएं तथा यानी इसका मादा जनन अंग को दर्शाएं तथा फिगर अच्छा से बना देना 5 नंबर में पूछेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि वेजाइना, देखिए वेजाइना क्या होता है, योनि मादा का मैथुन अंग होता है, ठीक है, तथा इसके द्वारा नर के पेनिस से शुक्राणुओं को प्राप्त करता है और निषेचन के जगह पर पहुंचाने में मदद करता है, यानी फर्टिलाइजेशन की मदद करता है कौन, ठीक है, वेजाइना, ठीक है। योनि एक प्रकार की द्वितीयक जनन अंग है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, द्वितीयक जनन अंग हो गया, तथा योनि की द्वितीय जनन अंग के तथा योनि के द्वारा रक्त ब्लड के रूप में बाहर आता है, ठीक है। जब मासिक चक्र होता है तो क्या होता है, ब्लड के रूप में बाहर आता है, ठीक है। तो वेजाइना में 2 छिद्र पाए जाते हैं, कितने छिद्र पाए जाते हैं, इसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 के करीब होता है, ठीक है, मीटर के करीब, क्या हो जाएगा, cm के करीब, ठीक है। तो देखिए ब्लड यानी इसकी लंबाई हो गया, इसका वेजाइना का 2 छिद्र होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 छिद्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप लोग विस्तार से लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लोग विस्तार से लिख दीजिएगा। उसके बाद उसके पहले क्या कीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का, जिसका पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी से आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से जितना हो सके सुंदर से सुंदर क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनर के सामने आपका कोई भी नंबर जरा सा भी काट ना पाए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिएगा इस तरह से, फिर क्या कीजिएगा, फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, इसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा, जैसे अंडवाहिनी मादा में एक जोड़ी के संख्या में उपस्थित होता है, ठीक है, तथा यह द्वितीय जनन अंग होता है जो अंडाणु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। अंडवाहिनी में बहुत अधिक संख्या में वाल जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे सिलिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा इसका कितना भाग होता है, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। गर्भाशय के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, यूटेरस के बारे में लिख दीजिएगा, गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय में यानी गर्भाशय को बच्चादानी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बच्चादानी भी कहा जाता है, जो गर्भ में पाल रहे बच्चे को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विष्णु के बारे में पूछ देता है कि विष्णु का फिगर बनाएं तथा विष्णु को दर्शाएं अच्छा से, ठीक है, यह किसका भाग होता है, तो यह विष्णु क्या होता है, विष्णु मादा के यानी नर जनन अंग का भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, विष्णु नर का भाग होता है, जो क्या होता है एक अच्छा से फिगर बना देना है इसका, और इसके बारे में डिटेल से बता देना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। देखिए टेस्टिस का आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप लोग फिगर बहुत ही सुंदर बना देना है, मेरा तो उतना नहीं बना है, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोग इस तरह के वीडियो अगर पूरा शॉर्ट में एक ही जैसे कि टेस्टिस के बारे में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ताकि हम बनाएंगे एकदम खतरनाक से, ठीक है, आप लोगों को समझाएंगे जितना हो सके, तो बोर्ड में बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से बताएंगे। नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, ठीक है, इसमें टेस्टिस के बारे में, ठीक है, इस तरह से हम वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, फिगर बना दीजिए सुंदर से, किसका, टेस्टिस का, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, जालिका विष्णु होता है, शुक्र वाहिनी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिविष्णु होता है, ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, अधिविष्णु। फिर अधिविष्णु का क्या होता है, पार्ट होता है, वॉश डिफरेंस होता है शुक्रवाही का, इसी को काटा जाता है, ठीक है, किसमें, ट्यूबेक्टोमी में, वैसेक्टोमी में, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, अग्र अधिविष्णु हो जाएगा, अधिविष्णु, पश्च अधिविष्णु हो जाएगा, संवहनी कंचुक
कंचुक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से श्वेत श्वेत कंचुक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर वाला लेयर को कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है, विष्णु का क्या हो जाएगा, आप लोग फिगर बना दीजिएगा एक सुंदर करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विष्णु की संरचना। इसके संरचना के बारे में लिख देंगे हल्का। क्या हो जाएगा, विष्णु कंचुक होता है, सबसे सबसे विष्णु कंचुक सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे छिद्र के द्वारा तंत्रिका विष्णु में प्रवेश करता है, तो उस जगह विषम कंचुक अनुपस्थित होता है। इस तरह से क्या कीजिएगा, आप लोग डिटेल से लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, फिगर सुंदर से बना दीजिएगा। फिगर क्या करना है, सुंदर से बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन को दर्शाए, या तो पूछ देगा शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन हो सकता है अलग अलग करके भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत। तो आप लोग देख लीजिए कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं तथा इसका फिगर इसको कैसे दर्शाएंगे, इस अंडाणु जनन कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग क्या देख लिए, विष्णु के बारे में देख लिए। विष्णु कैसा होता है, इसका फिगर बना देना है सुंदर से, अगर पूछेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग 11 नंबर में है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन को क्या करते हैं, अच्छा से क्या करेंगे, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए शुक्राणु जनन जो होता है, क्या होता है, शुक्राणु जनन एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें डायप्लॉइड कोशिका में क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 हैप्लॉइड शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की विधि का होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रत्नालिका होगा में होता है। शुक्राणु जनन में मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। क्या क्या अवस्था होती है, गुणांक अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगा, ग्रोथ फेज हो जाएगा, और मैचुरेशन फेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को लिख देना है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन पूछ सकता है, ठीक है। और अंडाणु जनन, अब किसको देखेंगे हम लोग, अंडाणु जनन। फिर से एक बार देख लीजिए कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन एक प्रकार की क्या होती है, ऐसी विधि होती है जिसमें डायप्लॉइड कोशिका यानी द्विगुणित यानी डायप्लॉइड 2n, ठीक है। डायप्लॉइड कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड क्या होता है, 4 हैप्लॉइड शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहेंगे हम लोग, शुक्राणु जनन कहेंगे, ठीक है। इसका कितना फेज होता है, 3 फेज होता है। देख लिया हम लोग, गुणांक अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं अंडाणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन। उससे पहले देख लीजिए एक चीज़ और कि आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है, 44 + XY जो होता है, क्या होता है, स्पर्मेटोजेनिया होता है। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। 2n में क्या बोले यहाँ पर, 2n यानी डायप्लॉइड कोशिका में होती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, 44 + XY क्या होता है, ये सब जनक क्या होता है, समसूत्री यानी गुणसूत्र होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, XY इधर 44, ठीक। उसके बाद इस तरह से क्या होता है, टूट जाता है। फिर क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होके क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, शुक्राणु जनन का निर्माण होता है। पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब लोग देखते हैं हम लोग अंडाणु जनन को। तो देखिए अंडाणु जनन आप लोगों को पूछ सकता है कि शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन दोनों एक साथ में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों साथ में पूछेगा तो दोनों को लिख देना है इस तरह से, और इसको समझा देना है डिटेल से। अगर सिर्फ शुक्राणु जनन पूछेगा तो क्या करना है, शुक्राणु जनन को ही बता देना है इस तरह से, ठीक है। तो अंडाणु जनन क्या हो जाएगा, अंडाणु जनन क्या हो जाएगा, देखिए अंडाणु जनन इस प्रकार की विधि में ऊजेनिया में अर्धसूत्री विभाजन होकर एक अंडाणु का निर्माण करती है। तो ऐसी विधि को क्या करते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अंडाणु जनन की विधि मादा के अंडाशय में होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है। इसमें भी क्या होता है, 3 अवस्था, गुणांक विधि, वृद्धि विधि, ठीक है, परिपक्व विधि। इस तरह से क्या होता है, इसको डिटेल से बता देना है, ठीक है, ताकि आपका नंबर एक भी नंबर क्या करें, ना काटे।
ठीक है। क्या करना है, 44 प्लस XX होता है, फीमेल में क्या होता है XX होता है गुणसूत्र इसकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगा, ग्रोथ फेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छा से समझा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 12 नंबर में पहुंचे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि निषेचन किसे क्या है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, बार बार बोलते जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आप लोग समझ लीजिए कि स्त्री के अंडा और पुरुष के शुक्राणु स्पर्म के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी पुरुष के शुक्राणु और महिला के क्या, यानी क्या हो जाएगा उसका अंडाणु, ठीक है। जब मिलता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, निषेचन बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ मिलता है, डिटेल में हम लोग बताएंगे, ठीक है, एक वीडियो में। तो एक निषेचन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलान को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से अगर पूछेगा कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर बताएं, कैसे पूछ सकता है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर बताए, तो आप लोग डिटेल से इस तरह से लिख दीजिएगा कि भ्रूणकोश एक तरफ भ्रूणपोष, ठीक है। तो भ्रूणकोश फर्स्ट नंबर अंतर को देखते हैं कि यह जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। क्या होता है, जनन इकाई को क्या करता है, आश्रय देता है, देने वाली क्या है, संरचना होती है, ठीक है। दूसरा इसका फर्स्ट भ्रूणपोष में लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग कि यह एक पोषण उत्तक है। क्या है, ये एक पोषण उत्तक है। भ्रूण को बनते समय पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, ये भ्रूण को बनते समय क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यह एक पोषण उत्तक है, भ्रूण को बनते समय पोषण प्रदान करता है। तथा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका डिफरेंट है, ठीक है, दूसरा तो यह सभी आवृतबीजी पौधों के बीजांड में होता है। क्या होता है, आवृतबीजी में होता है, ठीक है। और यह एक बीज पत्री पौधे के बीजों में पराया होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है बीज पत्री पौधों में पराया होता है, और यह क्या होता है, आवृतबीजी में पौधों के बीजांड में होता है, ठीक है। कौन होता है, भ्रूणकोश, और इसमें भ्रूणपोष, ठीक है। तीसरा नंबर में है, यह आवर्तबीजी पौधे का युग्मकोद्भित्ति है। क्या होता है, युग्मकोद्भिद है। यानी देखिए, यह आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद है। यानी देखिए क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा में हो जाएगा कि यह त्रिसंलयन से बने प्राय त्रिगुणित केंद्रक से बनता है। कौन बनता है, भ्रूणपोष, ठीक है। आप लोग समझ गए अच्छा से, इस तरह से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर बताएं, ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ठीक है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए एक तरफ से, जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि वही हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट जब भी पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर की कमी होती है लेकिन जन्म दर में वृद्धि होती है, तो इस कारण की वजह से क्या होता है, जनसंख्या में बहुत तेज़ी से क्या होता है, वृद्धि होता है। यही हो गया जनसंख्या विस्फोट। यानी साधारण भाषा में आप लोग समझिए कि साधारण भाषा में हम समझाते हैं कि जब मृत्यु दर, यानी किसी भी देश में या किसी भी रहने वाले जगह में क्या होता है, जब साधारण भाषा में क्या हो जाएगा कि कोई मृत्यु दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जन्म दर ज़्यादा हो जाएगा, हद से ज़्यादा, तो क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे हम लोग, जिससे क्या होता है, जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में है, अभिक्रिया और इमास्कुलेशन एंड बिगिंग मेथड
क्या है? पराग स्त्री केसर पूछ सकता है अलग से, ठीक है, और इसको पूछ सकता है इमास्कुलेशन एंड बिगिंग मेथड क्या है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए अच्छा से, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो को पूरा देखते ही रहिए, ठीक है। तो देखिए, स्त्री केसर अभिक्रिया पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्त्री केसर अभिक्रिया जो हो जाएगा या पराग स्त्री केसर अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख के फिर फिगर बना देना है, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कैसे लिखना है। तो देखिए, स्त्री केसर अभिक्रिया में वर्तिका अग्र के पास पराग कणों को पहचानने की क्षमता होती है। क्या होती है? स्त्री केसर अभिक्रिया में वर्तिका अग्र के पास पराग कणों को पहचानने की क्षमता होती है, जिसमें वह अपने प्रजाति को पहचानने में क्या होता है? परागकण में मौजूद रासायनिक पदार्थ के द्वारा पहचान किया जाता है। किसके द्वारा? परागकण में जो मौजूद होता है रासायनिक पदार्थों के द्वारा पहचान लेता है, ठीक है। तो तथा वर्तिका अग्र में मौजूद शुगर और वाटर के अभिक्रिया कराती है, ठीक है, जिसमें वर्तिका अग्र से जल तथा शुगर को अवशोषित कर अपने आकार में बदलाव करता है, जिसमें अंतःचोल इंटाइन परिवर्तन कर पारग नालिका का निर्माण करती है। यह किसी जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है तथा फिर वर्तिका अग्र की मदद से पारगनालिका अंडाशय तथा अंडाशय तक पहुंचती है। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? स्त्री केसर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले फिगर को देखिए, समझिए कि परागकण होता है, सबसे पहले परागकण कहाँ पहुंचता है? ओवरी तक पहुंचता है। इसी पूरे घटना को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? स्त्री केसर अभिक्रिया कहेंगे, पराग स्त्री केसर अभिक्रिया, ठीक है। पारग नालिका हो गया, इस तरह से फिगर भी बना देना है। ए हो गया परागकण हो गया, ठीक है, पारग नालिका हो गया, वर्तिका अग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ये क्या हो गया? ओवरी हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? डिटेल से लिख के क्या करेंगे? क्या कीजिएगा? डिटेल से लिख के क्या कीजिएगा? इस तरह से एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिगर भी बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन में था कि इमास्कुलेशन एंड बिगिंग मेथड क्या है। तो देखिए, इमास्कुलेशन एंड बिगिंग मेथड क्या होता है, आप डिटेल से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जब किसी द्विलिंगीय पुष्प में नर के जनन अंग को किसी फोर्सेप या कैंची के द्वारा काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसमें स्त्री केसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी विधि को क्या कहेंगे? इमास्कुलेशन। देखिए क्या होता है, जब किसी द्विलिंगीय पुष्पों में क्या करेंगे? द्विलिंगीय पुष्पों में नर के जनन अंग को किसी फोर्सेप यानी कैंची के द्वारा काट देंगे, फिर उसमें क्या हो जाएगा? स्त्री केसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसी घटना को क्या कहेंगे? इमास्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा इमास्कुलेशन किसे कहते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जब और समझते हैं बिगिंग मेथड को। बिगिंग मेथड हो जाएगा जब मादा जनन अंग के वर्तिका अग्र पर इच्छा अनुसार परागकण डाल देते हैं तथा उस वर्तिका अग्र के ऊपर बटर पे द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे किसी दूसरे प्रकार का परागकण उस पर क्या हो जाएगा? नहीं गिरेगा, ठीक है। और इसी घटना को क्या कहेंगे? बिगिंग मेथड कहेंगे, ठीक है। आप समझ गए इमास्कुलेशन किसे कहते हैं, बिगिंग मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। और क्या समझ गए? स्त्री केसर अभिक्रिया समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। स्वपरागन और परपरागन में क्या करना है? अंतर हम लोगों को क्या करना है? बताना है। स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि कितना वीवीआई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन एक तरफ लिख देना है, एक तरफ क्या लिख देना है? परपरागन लिख देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। स्वपरागन में क्या होता है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें परागकोश में मौजूद परागकण का स्थानांतरण एक ही पौधे के एक ही फूल या अलग अलग फूल के वर्तिका अग्र
पर होता है तो ऐसी विधि को क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे। एक ही देखिए समझिए अच्छा से क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब 1 नंबर अंतर को समझिए कि एक ही फूल में मौजूद, एक ही क्या करता है, एक ही पौधे के फूल में अलग अलग फूल के वर्तिका अग्र पर क्या होता है, वर्तिका अग्र पर होता है, ठीक है, क्या होता है, हस्तांतरण होता है, परागण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, स्वपरागण बोलेंगे, ठीक है, यानी स्वयं जो घटना घटती है, ठीक है। देखिए एक ही फूल में होता है तो क्या हो जाएगा, एक ही फूल के पौधे में क्या हो जाएगा, एक ही पौधे, एक ही फूल के अलग अलग फूल, यानी एक ही पौधे के अलग अलग फूल में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्वपरागन हो जाएगा, ठीक है। परपरागन में देखते हैं, परपरागन इस प्रकार के विधि में परागकण का स्थानांतरण परागकोश से अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों के वर्तिका, उसमें क्या था, एक ही पौधे में एक ही अलग अलग फूल, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग पौधे के अलग अलग फूल में क्या होता है, होता है तो क्या हो जाएगा, यानी अलग अलग फूलों के वर्तिका अग्र पर होता है तो क्या हो जाएगा, इस विधि को क्या बोलेंगे हम लोग, परपरागन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर को लिख देंगे हम लोग कि स्वपरागन से प्राप्त संतान का गुण क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, स्वपरागन से जो प्राप्त संतान का गुण होता है क्या होता है, समान होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग दूसरा को, परपरागन से प्राप्त संतान का गुण क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। स्वपरागन में परागणों का निर्माण कम होता है, क्या होता है, स्वपरागन में क्या होता है, परागणों का निर्माण क्या होता है, सबसे कम होता है, और परपरागन में अधिक होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा स्वपरागन की अपेक्षा। तो चौथा को हम लोग चौथा को देख लेते हैं कि चौथा नंबर में है, स्वपरागन में विभिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, क्या हो जाएगा, स्वपरागन में विभिन्नता दिखाई नहीं पड़ती है, और परपरागन में विभिन्नता दिखाई पड़ती है, क्या हो जाएगा, परपरागन में क्या हो जाएगा, विभिन्नता दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो 5 तक देख लेते हैं हम लोग। 5 में है, स्वपरागन की युक्तियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कितनी युक्तियाँ होती हैं, 4 प्रकार से होती हैं, ठीक है। परपरागन की युक्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। इसमें नए लक्षणों का निर्माण नहीं दिखाई देता है या होता है, इसमें नए लक्षण का दिखाई देता है, किसमें, परपरागन में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक सुंदर से क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 17 नंबर में पहुंचे हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक विधि क्या है, पूछ रहा है गर्भ निरोधक विधि क्या है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या है गर्भ निरोधक विधि, इस तरह से लिख दीजिएगा कि गर्भ निरोधक विधि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनवांटेड बर्थ या गर्भवती को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। इस विधि में साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है, यह आसानी से प्राप्त होता है। इनके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, इसके प्रकार को भी क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 नंबर ZIFT क्या होता है, ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, क्या हो जाएगा, ZIFT। इसको पूछ सकता है कि इसको डिटेल में बताए या तो इसको परिभाषित करे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ZIFT क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। इस विधि में जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में क्या कर जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं, ZIFT कहते हैं, यानी जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक है। बहुत ही क्या है, VVI क्वेश्चन है, क्या है, VVI क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसी विधि जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर कराया जाता है, क्या किया जाता है, शरीर के बाहर कराया जाता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें इसे टेस्ट ट्यूब बेबी का स्थानांतरित क्या कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, बाहर होता है, संलयन होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था, कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था, याद रखिए आप लोग, ठीक है। और इसका नाम जो इंडिया में सबसे पहले जब कराया गया था इसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो क्या नाम था,
क्या नाम था उसका, दुर्गा था। क्या था नाम, दुर्गा। क्या नाम था, दुर्गा रखा गया था। टेस्ट ट्यूब बेबी जो फर्स्ट बार किया गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब के द्वारा बेबी प्राप्त करने की घटना को क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी यही कहेंगे, ठीक है। तो जो इंडिया में कराया गया था उसका नाम क्या था, दुर्गा था। और इंग्लैंड में सबसे पहले क्या किया गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इतना ही जानिए। उसके बाद है क्या है, मोनो। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, यानी एक संकरण क्रॉस क्या होता है, मेंडल का फर्स्ट संकरण क्रॉस यानी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक संकरण क्रॉस काफ़ी वीवीआई है, उससे ज़्यादा वीवीआई क्या होता है, मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्या क्रॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड में क्या होता है कि मेंडल के अनुसार किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जीन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है। एक संकरण क्रॉस कहेंगे। तो इसका जो होता है इस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो लिया जाता है, लंबा बौना, ठीक है। जीनोटाइपिक गैमीट, इस तरह से क्या किया जाता है, पहली पीढ़ी में क्या क्रॉस कराया जाता है, फिर सेकंड क्रॉस कराया जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो 3.1 होता है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण क्रॉस को भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी द्विसंकरण क्रॉस को पूछा जाता है या तो कभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन है द्विसंकरण क्रॉस। तो चलिए समझते हैं। इसमें क्या होता है, द्विसंकरण क्रॉस में क्या होता है, तो चलिए अब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, देखिए सबसे पहली बात कि उतना साफ से नहीं है, बट तो भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ सहायता के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मेंडल के अनुसार किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 जीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, उसको द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। समझ गया, मतलब एक जीन को 2 जीन यानी एक लक्षण को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, 2 जीन का आवश्यकता पड़ता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है। इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो निकाल लेंगे हम लोग, इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल के फिर इस तरह से निकाल लीजिएगा। इसका राउंड येलो कितना आता है, राउंड ग्रीन कितना आता है, विंकलेट येलो, विंकलेट ग्रीन, ठीक है। इस तरह से कितना आ जाएगा, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, किसको, द्विसंकरण क्रॉस को, क्योंकि यह जो है काफ़ी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए। क्या, द्विसंकरण क्रॉस जो है काफ़ी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 नंबर में है मेंडल के अपवाद। देखिए ये भी बहुत ही क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है, इसको भी क्या करता है, पूछा जाता है। मेंडल का जो अपवाद होता है उसको भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेंडल के अपवाद को भी पढ़ लेंगे हम लोग। मेंडल का अपवाद क्या हो जाएगा, को डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। पॉलीगैमिक जीन हो जाएगा, इस तरह से जो होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। ये सब क्या करना है, मेंडल के अपवाद को लिख देना है, और इसका बारे में अगर पूछेगा कि इसको क्या करें, इसको मतलब अच्छी तरह से क्या डिटेल से बताएं। जैसे हो जाएगा मल्टीपल एलील, जैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुविकलांपिता क्या हो जाएगा, जैसे किसी एक लक्षण को नियंत्रण करने के लिए एक से अधिक एलील की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, फिगर उगर बना के अच्छा से क्या करेंगे, दिखा देंगे, ठीक है।
जैसे पूछ सकता है इनमें जो अपूर्ण प्रभाविता जो होता है, क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है ये काफ़ी वीवीआई होता है। क्या देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में है सहलग्नता यानी लिंकेज। लिंकेज क्या है, ये भी क्या है काफ़ी क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। इसको सहलग्नता जो होता है ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज़ से ये भी क्या है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा कि सहलग्नता एक ऐसी विधि है जिसमें गुणसूत्र पर मौजूद जीन वंशानुगत के बाद भी वह उसी गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, तो ऐसे इसे सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, सहलग्नता एक ऐसी विधि है जिसमें जीन वंशानुगति के बाद भी क्या होता है उसी में मौजूद रहता है, ठीक है। तो ऐसे सहलग्नता कहते हैं। वह जीन वंशानुगति के बाद भी उसी गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, तो इसे सहलग्नता कहते हैं। इस दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वह जीन, इस तरह से क्या कीजिएगा आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि बोल सकता है कि वह जीन जिसमें वंशानुगति के बाद भी उसी गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं तो उसे लिंकेज जीन भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि वंशानुगति के बाद जीन अलग अलग हो जाते हैं तो उसे अनलिंकेज अनलिंक्ड जीन भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या कीजिएगा अच्छा से सुंदर से पूरा अच्छा से क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अब जो नेक्स्ट बचा है 24 नंबर में है, लास्ट होने जा रहा है, ठीक है। 24 नंबर में क्या है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर को दर्शाए, ठीक है। इस तरह से आपको पूछ सकता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा क्रॉसिंग ओवर को अच्छी तरह से क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा। इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा देखिए, यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जब समजात क्या होगा, समजात गुणसूत्र के दो नॉन सिस्टर क्रोमोटेड के बीच क्या होता है जीनों का क्या होता है जीनों का इंटरचेंज होता है, तो ऐसी विधि को क्या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पैकेटिन स्टेज के एस फेज में होता है, क्या होता है पैकेटिन स्टेज के एस फेज में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसका पूछ दीजिएगा कि कौन कौन सी भाग से गुजरता है, ये तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि लोग लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डैप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, टर्मिनेशन, ठीक है। लोग जमाने पे दिल दिया करते हैं, याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, लोग जमाने पे दिल दिया करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा लोग जमाने पे दिल दिया करते हैं, लोग हो जाएगा लैप्टोटीन, क्या हो जाएगा लोग हो जाएगा लैप्टोटीन, जमाने हो जाएगा जाइगोटीन, पी हो जाएगा पैकेटिन, दिल हो जाएगा डाइप्लोटीन, ठीक है। दिया हो जाएगा डाइकाइनेसिस, करते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। इस तरह से क्या कीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका अगर पूछेगा कि इसको कैसे फेज में दर्शाए, ठीक है। इस तरह से माता पिता इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, क्या इस तरह से फिगर, और इस तरह से क्या कीजिएगा दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से दर्शा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है दर्शा देना है, आप लोग सुंदर से बना लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है, कौन क्वेश्चन बचता है, हीमोफीलिया किसे कहते हैं या हीमोफीलिया क्या है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है रॉयल डिजीज रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हीमोफीलिया को लिख दीजिएगा, कैसे पूछ सकता है कि हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया को परिभाषित करें, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है लिख देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्या करना है इसके बारे में डिटेल से बता देना है। तो कैसे लिखिएगा दिखा देते हैं आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है, एंड इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। यानी जब हुआ था क्या हुआ था हीमोफीलिया जो हुआ था रॉयल खानदान में, एक परिवार में हुआ था, राजा महाराजाओं के परिवार में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए रख दिया अपना क्या रख दिया रॉयल डिजीज़ भी इसे कहा जाता है, इसीलिए, ठीक है। किसको हीमोफीलिया को, ठीक है। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है रॉयल
रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। एंड इसमें किस कारण से होता है, देखिए यह जो रोग होता है, यह रोग में क्या होता है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन की कमी होती है। क्या होती है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर जिसको हो गया हीमोफीलिया, अगर रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है, तो अगर किसी भी जगह उसका शरीर का कोई भी पार्ट अगर वो कट जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन होती है, ठीक है, हमारे शरीर में, तो उसमें क्या हो जाता है, काफ़ी कमी पड़ जाता है। किसमें, हीमोफीलिया रोग जिसको होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर फाइब्रिन नामक प्रोटीन ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो कैसे ब्लड उलड अगर कुछ भी कट उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब पूरी एकदम, जब तक उसका पूरा ब्लड जब तक पूरा निकल ना जाए शरीर से, ठीक है, उस तरह से मतलब कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि कभी रुकता ही नहीं है। हीमोफीलिया जिसको हो जाता है बहुत ही क्या होता है, घातक रोग है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, यह किसके कारण होता है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और जिसके कारण बहाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह रोग एक प्रकार की अप्रभावी होता है। तो क्या लिख देना है कि आप लोगों को लिख देना है पूरा, यह किसके कारण होता है, यह किस लिए होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। जैसे यह वीडियो से आप लोगों को क्या हुआ होगा कि सहायता ज़रूर प्रदान हुआ होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए।